व्हाइट हेड दिखाई देता है, हल्का सा सफेदपन सामने की तरफ। दूसरे रहते हैं ब्लैक हेड, पोर्स इसके ओपन रहते हैं और मटेरियल जो है वो जमा होता है, तो वो ब्लैक हेड के नाम से भी जाना जाता है। छोटे रेड टेंडर बम्प और पेपुलिल्स भी हो सकते हैं। बम्प मतलब सामने की तरफ उठा हुआ भाग बम्प कहलाता है, जिसमें कि सिस्ट जैसी दिखाई देती है और वो स्किन के लेवल पे भी रहते हैं कई बार, और कई बार स्किन के ऊपर भी रहते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल कुमारी। कुछ पिंपल्स लार्ज सॉलिड और स्किन की सतह के नीचे पेनफुल सिस्ट भी बना लेते हैं। कुछ पिंपल्स जो है वो ऐसे रहते हैं जो सॉलिड का मतलब होता है कि कठोर टाइप के होते हैं। कुछ पिंपल कठोर टाइप के होते हैं जिसको अपन हार्ड कह सकते हैं। हार्ड पिंपल रहते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। और पिंपल जो है वो स्किन के ऊपर या स्किन के नीचे एक छोटी सी की मान लो उनको दबाएं तो वो हल्के से पेनफुल या दर्दनाक भी होते हैं। अधिकतर चेहरे और पीठ पर होते हैं, कभी कभी फोड़े का रूप लेते हैं और ये ज्यादातर इनकी मात्रा होगी, जहाँ इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो फोड़े का रूप भी ले लेते हैं, जिसको अपन एब्सिस कहते हैं। ABSCESS एब्सिस। एब्सिस का मतलब होता है पस वाला फोड़ा। ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप याद रखें कि पिंपल्स जो है वो उसमें पस नहीं निकलता, उसमें या ऑयल निकलता। और फोड़े जो रहते हैं वो उनमें पस निकलता है, उसी को अपन एब्सिस या ABSCESS कहते हैं। और फुंसी जो रहती है, फुंसी में ब्लड निकलता है, अगर अपन उसको तोड़ते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है। फुंसी को इंग्लिश में बॉयल्स कहते हैं, BOIL बॉयल्स। और फोड़े को एब्सिस कहते हैं, ABSCESS। और यदि मान लो घाव खुला हुआ है तो उसको अपन अल्सर कहते हैं, ULCER, जिसमें ब्रीच रहता है। और पिंपल्स जो है वो छोटी सी फुटकी टाइप की रहती है और उससे सीबम निकलता है। तो ये स्किन के जो अलग अलग रूप बताए हमने, उसमें कभी कभी ठीक है ना, तो ये ऐसे इसलिए अपन को ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर सर बॉयल्स का क्या बोले सर? हाँ, बॉयल्स BOILS। बॉयल्स मतलब होता है फुंसी, और उसमें से जो है वो ब्लड निकलता है। फुंसी को दबाएंगे तो उसमें पस नहीं निकलेगा, बॉयल्स में उसमें ब्लड निकलेगा, वो कहलाएगी फुंसी। जिसमें से पस निकलेगा वो कहलाएगा फोड़ा या एब्सिस, ABSCESS। और जिसमें से सीबम निकलेगा वो कहलाएगा पिंपल्स। पेज नंबर 122 है ना, मोहम्मद फेज पूछ रहे हैं। और जिसमें अल्सर जो रहेगा वो स्किन के नीचे, अल्सर को अपन छाले भी बोलते हैं, जो मुंह के अंदर होते हैं, और उसमें देखे होंगे कि रेडनेस रहती है अल्सर, और ब्लड भी निकल सकता है। तो ये इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ऐसे कोई पेशेंट आते हैं अपने पास जिसमें मुहासे उसको हो गए हैं और वो बोलते हैं भाई हमको मुहासे, इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। तब अपन ट्रीटमेंट देखते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को चेहरे पर अप्लाई करके 15 मिनट तक रखते हैं और फिर उसको वॉश कर देते हैं। और ये पेशेंट को भी छोटी शीशी आती है बेंजोइल पेरोक्साइड की, जो गेट के नाम से आती है, GET। इसको अपन कहते हैं कि इसको हाथ में लेके या कॉटन से उसको पहले साफ करे और फिर उसी से हाथ में लेके और उसको वॉश कर कुछ दिन लगा ले, अप्लाई कर ले, और 15 मिनट बाद उसको गर्म पानी से वॉश कर ले।
इसके बाद ऑइंटमेंट में देखते हैं तो ट्रेटिनोइन क्रीम चेहरे को सुखाने के बाद दिन में एक बार लगाते हैं, ट्रेटिनोइन क्रीम। इसके अलावा रिसोरिसिनल, ये जितने भी है ये अपन किसी भी ऑइंटमेंट या क्रीम के कंटेंट बताते हैं। चेहरे को धोकर सुखाने के बाद दिन में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्सिसिलिन 100 रोजाना एक गोली, जो टैबलेट आती है डॉक्सिसिलिन, वो रोजाना एक गोली 30 से 40 दिन तक खाने के लिए कहते हैं पेशेंट को, और उसको वॉच भी करते रहते हैं। अगर मान लो एक हफ्ते के कोर्स में ही उसके पिंपल्स ठीक हो गए तो फिर उसको अपन होल्ड कर देते हैं और उसको बताते हैं कि अगर अभी दोबारा होंगे तो वो आप जो है वो उसको खा सकते हैं। यदि पीठ पे एक्ने हो गए या मुहासे टाइप के पीठ में भी उभर आते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन उसको देते हैं 500 mg की सुबह शाम। ये जो दवाई माइसिन वाला जो है डॉक्सिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ये जो कंटेंट रहते हैं ये मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन पे यानी झिल्ली जो रहती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जेल का नाम हम रिपीट कर देते हैं, जेल। ये जेल है रीजोक्रिसिनॉल। अब इसमें जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ऑयली स्किन के लिए गेट अथवा सॉल्यूशन, ड्राई स्किन क्रीम, लोशन यूज करते हैं, परंतु जो लोगों की प्रैक्टिस अच्छी जमी हुई है या जो इस्तेमाल करते हैं उसमें होम्योपैथी में आता है एक्ने वल्गेरिस नाम से जो ऑइंटमेंट आता है, उसमें भी इसी टाइप से कंटेंट रहते हैं। तो उसमें रहते हैं होम्योपैथी में बोरेक्स, होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसमें बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि सामान्य तौर पे भी बोरेक्स ग्लिसरीन मिलती है तो उसमें ग्लिसरीन जेल का इस्तेमाल किया जाता है। और मुहासे खत्म करने के लिए मार्केट में इतनी सारी ऑइंटमेंट है कि लाइन लगी हुई है, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको मालूम है कि ये कॉमन बीमारी है एक्ने वल्गेरिस, खासकर युवाओं में। इसी कारण वो बहुत सारे जेल रखते हैं। तो जो आप लोग रखते हैं उसका इस्तेमाल करें, अलग से और कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि होम्योपैथी में जो दवाई आती है वो आती है बोरेक्स। बोरेक्स 30 पोटेंसी में देते हैं। अगर स्टार्टिंग उसकी रेडनेस से हुई है, छोटी फुंसी जैसी हुई है, और बाद में फिर वो सिस्ट में बदली है तो बोरेक्स देते हैं। और नहीं तो अगर फोड़े का रूप ले गया है तो फिर मर्कसॉल मेडिसिन जो है वो उसको ठीक करती है, MERCSOL। मर्कसॉल जो है वो दवाई ठीक करती है इन सब बीमारियों। तो ये एक्ने वल्गेरिस की जो है प्लांट डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। सर मैं हाँ बोलो। ये पूछिए सर, एब्स्टिनेंस भी बताते होंगे कुछ खाने पीने का इनमें? हाँ सही, ऑयली वजह से नहीं खानी। जी सर ये बता दीजिए। वैष्णवी ने सही क्वेश्चन की कि इसमें परहेज जरूर। हाँ हाँ, ऑयली फूड के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। हाँ, इसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि अपना भोजन को संतुलित रखें। समोसे, कचौड़ी, पूड़ी। होशमंद बानो, थोड़ा 2 मिनट बाद पूछिएगा, हम बता दें पहले परहेज। इसमें जो है वो ऑयली चीजों को खाने से मना करते हैं, क्योंकि बॉडी में खुद ही इतना ऑयल बनता है कि उसकी अलग से ऑयल की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि पूड़ी, समोसा, कचौड़ी इसके लिए मना करते हैं, और कुछ लोगों को फुल्की खाने से मना करते हैं। जो फुल्की या पानी पूरी रहती है उससे भी परहेज रखना चाहिए। ठीक है, अब बताओ बानो क्या बोल रही है? होशमंद बानो बताओ। सर ब्लैक हेड्स के लिए भी कोई दवाई होती है, टैबलेट, इसके लिए कोई वो सुरक्षा क्या करती है ब्लैक हेड्स? हाँ, ब्लैक हेड बनते हैं तो एक्सटर्नल तो अप्लाई करते ही हैं, साथ में उसको डॉक्सिसिलिन 100 mg की जो गोली है वो 30 से 40 दिन तक देते हैं तो ब्लैक हेड उसके कम हो जाते हैं।
साथ ही साथ वो स्किन का अलग से ध्यान रखे, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और उसको अच्छे से देखे कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और नहीं तो पानी वगैरह देते हैं। बाकी टैबलेट डॉक्सिसिलिन 100 mg की और जो ऑइंटमेंट आप यूज कर रहे हैं उसी को दें। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। सर मर्कसाल रिपीट करिए। और कुछ पूछ रहे हैं पटेल साहब? सर मर्कसाल रिपीट करिए सर। हाँ, मर्कसॉल। दो दवाइयां अपन ने बताए थे। एक बोरेक्स बताए थे। बोरेक्स में पहले रेडनेस या फुंसी से शुरुआत होती है और वो बाद में माउथ इसमें बदल जाती है, मुहासे में बदल जाती है। और मर्कसॉल जो रहती है वो जैसा अपन जानते हैं मरकरी ग्रुप से बनती है, MERCSOL पूरा नाम है उसका, मर्क्यूरियस साल्वोनियस, परंतु मार्केट में मर्कसॉल नाम से मिलती है ये। और इस दवाई का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मुहासे बड़े बड़े हो जाते हैं और कंट्रोल में नहीं आते और उनमें अल्सर टाइप बन जाता है या फूट कर उसमें से ब्लड बह सकता है, या सीबम व्हाइट कलर का, इसको अपन ऐसा दबाते हैं तो व्हाइट कलर का सीबम निकलता है, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा, वो तब उसमें मर्कसॉल नामक मेडिसिन दी जाती है। अब डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत सेलुलाइटिस भी पढ़ेंगे। अपन ने कोशिश की है कि दो कम से कम इसकी छोटी छोटी बीमारियां हैं स्किन की, तो 2 बीमारियां कंप्लीट करें। तो अपन सेकंड देखते हैं सेलुलाइटिस या कोशिका प्रदाह। और सेलुलाइटिस का मतलब होता है सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या सूजन आ जाना। और अकेले सूजन ही नहीं आती, उसमें जो इन्फ्लामेशन के लिए 5 कार्डिनल साइन डिसाइड किए गए हैं, तो वो पांचों की पांचों उस जगह पे प्रेजेंट हो तब अपन किसी भी ऑर्गन का या उसका आइटिस शब्द जो लगता है, आइटिस शब्द प्रत्यय उपसर्ग जिन लोग जानते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स कोई भी शब्द के पहले लगता है और सफिक्स शब्द के बाद लगता है। जिसमें ITIS आइटिस जो शब्द लगा है वो सफिक्स है, जो उपसर्ग कहलाता है शब्द के बाद लगता है। इसका मतलब होता है कि आइटिस जहां पर लगा हुआ है तो वहां पर किसी भी ऑर्गन का या सेल का इन्फ्लामेशन है। जैसे सेल का इन्फ्लामेशन है तो सेलुलाइटिस कहलाया। स्टोमक का इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है, क्योंकि स्टोमक में गैस बनती है। जबकि स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है माउथ के अंदर का इन्फ्लामेशन। माउथ में अगर छाले आ जाते हैं तो उसको स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर मान लो कंजक्टाइवा है आंख की और कंजक्टाइवा लाल हो जाती है तो उसको अपन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। पेट में एक ऑर्गन रहता है अपेंडिक्स, अगर उसमें सूजन आ जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और जितने भी जैसे लीवर की सूजन आ गई तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं, क्योंकि लीवर का सिनोनिम है हीपर, और हीपर से बना हेपेटाइटिस। तो इस प्रकार से आइटिस वर्ड जो यूज हो रहे हैं। लीवर फैटी, तो इसका सर कारण क्या है? फैटी लीवर, हिपैटोमेगाली। हाँ, एक तो शब्द होता है फैटी लीवर, वैसे तो अपन जो है पढ़ रहे हैं उससे अलग है, मगर हम तुमको बता देते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल्स आर डेली डाइट इनटेक फैटी डाइट, यानी चर्बी वाला भोजन लेते हैं। और चर्बी वाला जो भोजन लिया जाता है तो उसका फिर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए कि उतना फिर व्यक्ति काम करे, मगर वो काम नहीं करता तो फिर वो फैट जो है वो लीवर के आसपास जमा हो जाता है, जिससे लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, वो कहलाता फैटी लीवर। ठीक, हाँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेलुलाइटिस की ओर। और हम बता रहे थे कि लीवर, जिगर, नहीं, लीवर को जिगर उर्दू में कहते हैं, जिगर, ठीक है, और हार्ट को दिल कहते हैं। तो इसमें सेलुलाइटिस के बारे में हम बता रहे थे कि आइटिस शब्द वहां यूज करते हैं जहां की इन्फ्लामेशन यूज किया जाता है।
इन्फ्लामेशन में 5 कार्डिनल साइन है। अब अपन ऑब्जेक्टिव टाइप पे जाएं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 साइन में से कोई भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक साइन जो है वो आइटिस या इन्फ्लामेशन का है। तो 5 साइन और एग्जाम्पल सहित हम बता देते हैं। पहला साइन है उसका पेन, यानी दर्द होगा। दूसरा टेम्परेचर, पेन टेम्परेचर। तीसरा रेडनेस, रेडनेस यानी लालपन। चौथा पेन टेम्परेचर रेडनेस लॉस ऑफ फंक्शन। और एक और कौन है भाई, खोल लिया। मोहम्मद मोहिउद्दीन, माइक म्यूट करें जी जी प्लीज। सर। हाँ, ओडीमा। मोहम्मद मोहिउद्दीन जी माइक म्यूट कर लीजिए। मोहिउद्दीन साहब माइक म्यूट करें। हाँ। और इसको हम रिपीट कर देते हैं, जो लोग लिख रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब हो गया। तो 5 कार्डिनल साइन फिर से बता देते हैं। पेन, टेम्परेचर, रेडनेस, इडीमा, लॉस ऑफ फंक्शन। और एक एक को हम समझा देते हैं। पेन, अब इसको अपन एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। हम पहले एक बार 5 रिपीट कर देते हैं। पेन, टेम्परेचर, रेडनेस, इडीमा, लॉस ऑफ फंक्शन। अब उसका एक एक बता देते हैं अपन क्या अर्थ होता है। सबसे पहले देखें अपन कि किसी व्यक्ति को हाथ में चाकू लगा, यहाँ पे जो है वो एक चाकू लगा, हल्का सा एक कट लग गया और वो सेलुलाइटिस का कारण बना। अब अपन उसमें पहले देखेंगे कि जैसे ही कट लगा तो क्या होगा, पेन। फिर इसके बाद वहां पर जो कट लगा है उस स्थान पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि जो है वो जमा होने लगेंगी। तो क्या आ जाएगा, रेडनेस, क्योंकि आरबीसी आ गई तो वहां रेड दिखाई देगा। तो दूसरा आ जाएगा रेडनेस। तीसरा होगा टेम्परेचर, क्योंकि अपन जानते हैं कि आरबीसी जो है वो या खून में टेम्परेचर रहता है, तो वहां आरबीसी डब्ल्यूबीसी जमा होंगी तो उस स्थान पर हल्का सा गर्म महसूस होगा, तो टेम्परेचर। चौथा रहेगा इडीमा, इडीमा या ओडीमा या स्वेलिंग, सूजन, वरम, उर्दू में वरम कहते हैं। तो ये सब एक ही चीजें हैं, तो वरम आ जाएगा यानी सूजन आ जाएगी। और लास्ट आएगा लॉस ऑफ फंक्शन, यानी उसका काम नहीं कर पाएगा उस हाथ से, तो वो पूरा मिला के कहलाएगा सेल्यूलाइटिस। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। पेन, जैसे ही कट लगा तो उसको दर्द हुआ, पेन। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर इसलिए बढ़ा। रेडनेस, रेडनेस इसलिए बढ़ी कि वहाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कलेक्शन होने लगा तो लालपन आने लगा। फिर टेम्परेचर, चूंकि खून में गर्मी रहती है तो वहां पर ब्लड आ गया तो बहुत सारे, तो गर्मी हो गई। और जो इन्फेक्शन है उससे आरबीसी ने और डब्ल्यूबीसी ने लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद डब्ल्यूबीसी भी खत्म हुई और इन्फेक्शन भी खत्म हुआ, तो वहां जमने लगा, तो जिसके कारण सूजन आ गई। ये एक प्रकार का डिफेंस रिस्पॉन्स रहता है किसी भी सेल का। और लॉस ऑफ फंक्शन यानी उस काम, हाथ से वो काम नहीं कर पाया, तो लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 जो है वो एक ही जगह पे आते हैं और इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई एक दे देते हैं कि इनमें से कौन सा एक जो है वो इसका इन्फ्लामेशन का साइन है, ठीक है, या सेलुलाइटिस का साइन है, वो देख के बता सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कोशिका प्रदाह। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन के अपर पार्ट में होता है। ये इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से हो सकता है और स्किन के ऊपर वाले पार्ट में, कहीं भी स्किन के ऊपर, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, पीठ में हो, लिप्स तक पे भी हो जाता है। चेहरे पे तो होता ही है, लिप्स पे भी होने के चांसेस रहते हैं। इसका कॉज देखते हैं। सेलुलाइटिस स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के स्किन पर किसी कट, दरार या वुंड के माध्यम से प्रवेश कर जाने की वजह से होता है। कोई चाकू से कट गया
या तेल उचड़ जाता, महिलाएं जानती हैं कि तेल जो है वो उनके हाथ पैर में उचड़ते रहता है खाने बनाते समय या सब्जी काटते समय कटते रहता है। ऐसे कट पे या खुली स्किन पे या दरार पे वुंड के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। दरार कहाँ पड़ जाती है? एक तो एनस के पास जिसको अपन एनल फिशर कहते हैं, एक एड़ी के पास पड़ती है दरार जिसको अपन क्रैक्स कहते हैं, हील क्रैक्स, और उसके माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। सेलुलाइटिस निम्न प्रकार की इंजुरी के बाद भी हो सकता है, जैसे कट लग जाना, बग बाइट, किसी कीट का दंश, कोई कीड़ा काट दे, तथा सर्जिकल वुंड, किसी ऑपरेशन के घाव के बाद भी वहां पर सेल, और डायबिटिक पेशेंट में खासकर, तो उसके वजह से भी जो है वो सेलुलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद साइन एंड सिम्टम देखते हैं कि ऐसे सेलुलाइटिस के केस में अपन को क्या साइन सिम्टम दिखेंगे। तो पहला, स्किन पर स्वेलिंग आना, जो हमने बता चुके कि स्किन पे स्वेलिंग क्यों आएगी, क्योंकि वहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो बैक्टीरिया है वो जमा हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है वो वहां पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है या सूजन आना शुरू हो जाती है। दूसरा, इफेक्टेड पार्ट पर रेडनेस, ये रेडनेस आ गई। इफेक्टेड पार्ट पेनफुल, पेन हो गया। नॉन कम्युनिकेबल, लेकिन पूरी बॉडी में तेजी से फैल सकता है। नॉन कम्युनिकेबल यानी किसी दूसरे को नहीं होगा कि उसके साथ कोई बैठा है तो उसको भी हो जाएगा। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। अब जिसने सब्जी काटा तो उसी को कटेगा ना, दूसरे को थोड़ी कटेगा। जब वो सब्जी काटेगा और सावधानी नहीं रखा तब कटेगा, तो वो नॉन कम्युनिकेबल, जिसको हुआ है वहीं पे सीमित रहेगा। स्किन पर ब्लस्टर या फफोले बन जाएंगे, जैसे अपन ने अभी बताया, चाय, गर्म पानी, गर्म दूध या तेल, गरम तेल इस तरह का इस्तेमाल करें तो उसमें फफोले बनने के भी चांसेस रहते हैं। ब्लस्टर को अपन फफोले कहते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, हमारे साउथ के मित्र लोग, तो उनको बता दें कि जो ब्लस्टर आते हैं उसको फफोले नाम दिया जाता है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, काले या ब्लैक रंग के फफोले रहते हैं जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। उनमें अगर इन्फेक्शन चला जाए तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। फीवर हो सकता है। इन्फेक्शन स्पेशली पेरिटोनियल रीजन, लेग और आर्ग में होता है। ये फीवर का जो कारण है वो इन्फेक्शन रहता है। पेशेंट को बुखार आ सकता है किसी सेलुलाइटिस के बाद। और इन्फेक्शन जो पेरिटोनियल रीजन, जो पेरिटोनियम रहती है एब्डोमेन के नीचे, उसमें लेग में और आर्म में। वो पेरिटोनियम में तभी होगा जब सर्जिकल वुंड हो या सर्जरी की गई हो, तब पेरिटोनियम में ये जाएगा। अदरवाइज जो है वो लेग में और आर्म में, पैर में और हाथ में होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज सिर्फ फीवर भर आता है। इसके ट्रीटमेंट में जैसे अपन ने अभी उसमें बताए, एमॉक्सिसिलिन के साथ पोटेशियम क्लिविनेट 625 mg की जो टेबलेट आती है, उस गोली को सुबह शाम लेना चाहिए। उस शर्त पे कि पेशेंट का जो वजन है वो 50 किलो से ऊपर है। किसी पेशेंट का वजन 50 किलो से ऊपर है तब ये दी जाती है। और बाकी केस में एरिथ्रोमाइसिन 250 mg बच्चों के केस में, और बड़ों के केस में 500 mg की टेबलेट देके इसको करेक्ट किया जाता है। एसिटोमेन, पैरासिटामोल और सीरापेप्टिडेज जो है वो लेसर डी के नाम से आती है। लोसार डी या लेसर डी के नाम से जो लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, उनको मालूम है कि लेसर डी के नाम से आती है। और ये टेबलेट सीरापेप्टिडेज सूजन को बहुत तेजी से उतारने का काम करता है। लाइजर डी सर, लाइजर डी। कोई घाव है, कट है, हाँ लाइजर डी, वो जो है बल्कि इसका डोज, लाइजर डी जो है वो एमॉक्सिसिलिन या पोटेशियम क्लिविनेट 625 mg के साथ दी जाती है। तो कोई भी घाव हो वो बहुत तेजी से ठीक भी हो जाता है और सूजन भी उतर जाती है, बशर्ते उस घाव को जो है वो इमोबिलाइज। दीनदयाल जी माइक म्यूट कर दें। दीनदयाल जी क्या होगा आपके भाई?
बीच में क्यों अनम्यूट कर लेते आप लोग? हाँ, बशर्त कि जो ऑर्गन जहां पर अपन ठीक कर रहे हैं उसको इमोबिलाइज रखा जाए और पेशेंट को कहा जाए कि कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे, घाव बड़ा है तो 48 घंटे इस वाले जगह को, फोड़े वाले जगह को, या जहां घाव है, घुटने पे ज्यादातर हो जाता है गिरने पड़ने से, बाइक से गिरने से, उससे तो उसको इमोबिलाइज रखे, यानी मूवमेंट ज्यादा ना रखें, तो वो घाव की हीलिंग प्रोसेस जो है, रिपेयर बहुत जल्दी होगा। ये मेडिसिन बहुत अच्छे से कारगर सिद्ध होती है। बाकी बीटाडाइन से ड्रेसिंग करना, उसको जो सल्फाडाइन, बीटाडाइन जिसके पास जैसी एंटीसेप्टिक क्रीम रहती है तो वो उससे करता है, पर बीटाडाइन का रोल जो ब्राउन कलर की या काले कलर की आती है उसमें अच्छे से किया जा सकता है। अथवा इसमें आइबुप्रोफेन, पैरासिटामॉल एक गोली सुबह शाम वुंड को क्लीन करके ड्रेसिंग करें, और पोवाडाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग इसके ऑइंटमेंट के नाम है, पोवाडाइन, बीटाडाइन, पर इसमें जो है वो फार्मूला एक ही रहता है जिसमें ड्रेसिंग का काम रहता है। वैसे स्किन को बता दें कि स्किन के बारे में कहा गया है कि स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिंग मटेरियल। स्किन जो है वो अपने आप में ड्रेसिंग मटेरियल रहता है, साथ ही साथ अपनी जो स्किन रहती है वो वाटर प्रूफ रहती है। वाटर प्रूफ इसलिए रहती है क्योंकि नहाने के बाद अपन गीले हो जाते हैं, और अगर मान लो कुछ समय तक टॉवल से ना भी पोंछे तो अपने आप स्किन सूख जाती है, क्योंकि स्किन वाटर प्रूफ होती है। कभी भी ऐसा अपन को तार पे नहीं टंगना पड़ता कि कुछ देर सूख जाए, तो वो अपने आप जो है वो सूख जाती है, क्योंकि स्किन जो है वो वाटर प्रूफ होती है। तो ये ब्रूफिन और पैरासिटामॉल का इस्तेमाल जो है वो कब कर सकते हैं अपन? जब पेन हो और उसको बुखार भी हो, तब इसमें किया जा सकता है। तो ये कम से कम 2 डिसीज का अपना टारगेट है, एक्ने और सेलुलाइटिस। ये 2 अपन ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट अपन एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा लेंगे। फिलहाल इससे संबंधित सब्जेक्टिव कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर हील कट के लिए जरा बोलिए सर, जिसको ज्यादातर बहुत सारे लोगों को हील कट रहते हैं। हाँ, कौन सा कट बताया आपने? हील क्रैक्स बता रहे हैं सर। अच्छा, हील क्रैक्स। हाँ हाँ हाँ, हील क्रैक के लिए तो हाँ, सबसे पहले तो हील क्रैक के लिए ये बताएं कि वैष्णवी बंद कर दो। हील कट के लिए सबसे पहले तो सलाह ये दी जाती है कि नहाते समय अपनी जो एड़ी है उसको आप जो है वो अच्छे से घिस के धोएं, और हमेशा सॉक्स का इस्तेमाल करें, मोजे का इस्तेमाल करें। जो लोग विलेजर्स हैं या बाहर बार बार जाने का काम पड़ता है, उन्हें सॉक्स पहनना चाहिए बाहर निकलते समय, तो उससे इन्फेक्शन नहीं आएगा। और घिसना चाहिए, उसको अच्छे से धोना चाहिए। और अगर फिर भी क्रैक्स किसी को आते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां रहती हैं, तो उसमें एक दवाई है होम्योपैथी, हाइड्रोसाइनस, और एक और मेडिसिन है जो चलती है, हम उसको बताते हैं अभी। और जो क्रीम लगती है, क्रैक क्रीम वगैरह जो आती है, क्रैक क्रीम आती है तो शायद लिप्स के लिए आती है। लिप्स के लिए कौन सी क्रीम आती है वो, हाँ, हील क्रैक नाम से ही आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को ज्यादा हील भी आता है, क्रैक भी आता है सर। हाँ, हेलो सर, लंग्स की कोई बीमारी, हाँ, बीमारी में होता है। मैं सर मैं कह रहा हूँ जो मेडिसिन वगैरह आप पढ़ा रहे हैं सर, जो मेडिसिन वगैरह आप पढ़ा रहे हैं सर, इसका PDF वगैरह नहीं मिल सकता है? वो मिल जाएगा सर, जो मेडिसिन वगैरह आप बता, वो तो बुक में मिल जाएगा ना, जो बुक आप पढ़ रहे हैं बुक में मिल जाएगा। उसमें भी मिल जाएगा, और मिम्स इंडिया, सिम्स इंडिया रहती है, उसमें भी देख सकते हैं। सर जो नए युवा रहते हैं, ज्यादा चटपटा खाना खाते हैं, घर में खाना खाते हैं, उससे भी ये मौतें होते हैं। हाँ, डाइट का तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर मान लो कोई मसालेदार भोजन कर रहा है ज्यादा, तो उससे एक्ने वल्गेरिस होने के चांस रहते हैं। बाकी एड़ी का तो इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखता। अगर एड़ी में क्रैक्स हैं, हील क्रैक्स हैं, तो खाने पीने से ज्यादा
इफेक्ट नहीं पड़ता। ज्यादातर ये ना जो लोग युवा खड़े रहने का ज्यादा काम करते देखने को हैं, मिलते खड़े हैं रहने से। आजकल। हाँ, हेलो सर, अभी थोड़ा सीजनेबल बुखार के बारे में थोड़ा बताइए सर। कौन सा बुखार? जो अभी सर साथ चालू है ना, सीजनेबल जो फ्लू वगैरह बैक्टीरियल अभी चल रहा है जो सर। वायरल। हाँ सर। वायरल फीवर जो है वो, जैसे अपन जानते हैं कि जो वातावरण में इन्फेक्शन फैला रहता है, और अभी पानी की कंडीशन ऐसी चल रही है कि कहीं बहुत पानी गिर रहा है, और जहां जहां कचरा था, हॉस्पिटल वेस्टेज थे, वो सब बह के आ रहा है। सभी लोग न्यूज पढ़ते हैं, उसमें देखे होंगे कि नागपुर में जबरदस्त पानी गिरा। अब पानी नागपुर में गिरा और ऐसी ऐसी जगह भी घुस गया वो पानी जहां पर की संभावना नहीं थी। कोई टाकीज है उसके अंदर तक चला गया, पर्दा भीग गया, या हॉस्पिटल के अंदर तक चला गया। अब ऐसी जगह पे जब वहां पर देखते हैं अपन की कोई इन्फेक्शन कई सालों से पड़ा हुआ था, वो भी पानी के साथ बह के और वातावरण में आ गया, तब ऐसे में बीमारियां तो फैल रही हैं। तो वो बीमारियां फैल गई तो वो अब उसके लिए जो भी सिम्टम है उसके आधार पे एंटीबायोटिक, पेन किलर और पैरासिटामोल का उपयोग किया जा सकता है, या फिर कुछ दिन जो है वो 1-2 दिन घर से निकलने से बचा जा सकता है, और कोई बात नहीं है। बाकी दवाइयां जो आप चलाते हैं वही सिम्टोमेटिक दें। हेलो सर, मेरा हाँ बोल। हाँ, जैसे कि आप काम करते, पानी में जो काम करते हैं, उनके जो पैरों के जो नाखून होते हैं, जैसे फिंगर के, अंगूठे के, तो उनके बीच वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, कंदरी टाइप की हो जाती है 2 फिंगर के बीच में, नाखूनों में, और ब्लड के साथ में, अब बहुत दर्द होता है, दर्द पेनफुल रहता है सर, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, उसको बिबाई या कंदई भी बोलते हैं, और अपन लोग उसको फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। फंगस जो है वो ज्यादा गीला कोई पार्ट रहे तो उससे फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि जो प्लास्टिक के दास्ताने या पैर में प्लास्टिक के जो जूते आते हैं उसका इस्तेमाल करें प्रिवेंशन के तौर पे, और जब भी वो अपना काम करके और काम खत्म करता है तो कम से कम आधा 1 घंटा अपने पैरों को या हाथों को धूप में सुखाए, ताकि स्किन के नीचे तक पूरा ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो ऑइंटमेंट आते हैं एंटी फंगल, फ्यूसिविट है या जो भी एंटी फंगल ऑइंटमेंट आपके पास है, वो उसको लगाने की सलाह दी जा सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक में एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो दी जाती है। सर थैंक यू सर। हेलो सर, एंटी फंगल मेडिसिन फ्लूकोनाजोल दी जाएगी कि इटाकोनाजोल दी जाएगी? इटाकोनाजोल, जो फ्लूकोनाजोल जो है वो ज्यादातर जेनाइटल ऑर्गन में जो फंगस होती है उसमें देते हैं, जैसे वेजाइनल फंगल या एनल फंगल में दिया जाता है। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे तलबे में हो जाते हैं, छोटे छोटे होल हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी के पैर में देखो तो, सर वो क्या होता है? हाँ, क्यों होता है? हाँ, तलबे में हो जाते हैं नीचे। हाँ, उसको अपन चाई बोलते। हाँ, हाँ, चाई रहते हैं, कॉर्न कहलाते हैं, वो कॉर्न कैप लगाते हैं उसमें, छोटे छोटे कॉर्न। और इसमें होम्योपैथी में एब्रोटनम, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या होम्योपैथी में एब्रोटनम जो है वो, और कास्टिकम, ये 2 दवाइयां देते हैं। तो वो चाई या कॉर्न कहलाते हैं, तो वो कॉर्न उससे ठीक हो जाते हैं। कॉर्न कैप लगाते हैं तो उससे वो सीबम वगैरह निकल जाता है, तो उससे ठीक होते हैं ये। और वही पेशेंट को कहा जाता है कि ज्यादा हार्ड शूज ना पहने, कंफर्टेबल कभी भी शूज पहनना चाहिए, जूते। ठीक है, कल अपन देखेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा, 2 कम से कम बीमारियां देखेंगे। अब आज का अपना टाइम हो गया है, ठीक है। बुक बता सर, मेडिसिन क्लास का टाइम क्या है सर? बुक हेलो